नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। राजनीति में बयान ही अक्सर सत्ता की कुर्सी पर किसी पार्टी को पहुंचाने का काम करते हैं। तो कभी बयान बहादुर ही अपनी पार्टी के लिए सत्ता खो जाने की वजह बन जाते हैं। पार्टी की बड़ी कमजोरियों में एक यह भी होती है कि उसके पार्टी के नेताओं और कभी कभी वरिष्ठ नेताओं की फिसलती और स्वार्थी जुबान पार्टी आलाकमान के काबू में होती ही नहीं है। आजकल सियासत भी ऐसे बयान बहादुरों की वजह से ही आलाकमान काफी परेशान है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी की बात हो। देश की दो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां इस वक्त अपने नेताओं की बदजुबानी पर घिरी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी है जिसके बलिया विधायक सुरेंद्र सिंह पहले हाथरस कांड पर लड़कियों को संस्कार सीखने और रेप रोकने की तरकीब बताने के लिए पार्टी की भद्द पिटवाते नजर आए, तो वहीं दूसरी बार बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी के बेकसूर होने की तकरीरें देने लगे। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय आलाकमान को प्रदेश आलाकमान से फोन पर नाराजगी जतानी पड़ी। अब सुनिए दूसरी पार्टी कांग्रेस के बयान बहादुर कमलनाथ की बदजुबानी। ये महाशय एक महिला जो पहले उन्हीं की पार्टी में एमएलए हुआ करती थी, उसका नाम याद ना होने का बहाना देते हुए उन्हें आइटम नाम से बुलाने लगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस आलाकमान खामोश हैं और बसपा सुप्रीमो ने इस पर जरूर नाराजगी जताई है। उन्होंने आलाकमान से माफी की मांग की है। आज की बड़ी बहस इसी बात पर कि क्या इन बयान बहादुरों पर आलाकमान का कोई नियंत्रण नहीं? क्या ये महिलाओं के सम्मान का सिर्फ ढकोसला भर करते हैं और अपराधियों के अपराध को ढकने का काम करते हैं? तो आज इसी पर हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा। यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के 10 लोग मार दिए गए होते। क्या आइटम है? यूपी के बयान बहादुरों पर नाराज बीजेपी आलाकमान, बलिया में आरोपी के साथ बीजेपी विधायक की जुबान। नाराज बीजेपी आलाकमान, बलिया में आरोपी के साथ बीजेपी विधायक की जुबान। एमपी में कमलनाथ की फिसली जुबान। इमरती देवी को कह बैठे आइटम। और मौन है कांग्रेस आलाकमान। बयान बहादुरों पर नहीं है पार्टी का कोई लगाम। बिल्कुल, तो यह बयान बहादुर इस समय सियासत में खासे चर्चा में हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यह चर्चा क्या केवल वोट बैंक के लिए है या अब राजनेताओं का ट्रेंड बन चुकी है? पहले आपको कुछ ट्वीट दिखाते हैं, उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस पर गर्म हुई बसपा सुप्रीमो मायावती। इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान से मायावती भड़क गईं। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आलाकमान को माफी मांगनी चाहिए। ट्वीट के जरिए मायावती ने लिखा, मध्य प्रदेश में ग्वालियर की डबरा रिजर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ रही दलित महिला के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम द्वारा की गई घोर महिला विरोधी अभद्र टिप्पणी अति शर्मनाक व अति निंदनीय है। इसका संज्ञान लेकर कांग्रेस आलाकमान को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। इसको महिलाओं का अपमान है, इसका संज्ञान कांग्रेस के आलाकमान को लेना चाहिए और महिला अपमान करने से रोकने आदि के लिए भी खासकर दलित समाज के लोगों से अपील है कि वो एमपी में विधानसभा की सभी 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपना वोट एकतरफा तौर पर केवल बीएसपी को दे, तो यह बेहतर होगा।
तो बिल्कुल ये था बसपा सुप्रीमो मायावती का वो ट्वीट जिसके जरिए उन्होंने कांग्रेस आला कमान पर सीधा हमला बोला। सवाल ये है और इस वक्त हमारे साथ बहस के लिए पूर्व मंत्री मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद कटियार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विनोद कटियार साहब के पास चलेंगे। कटियार साहब, आखिर सरकार के पास उत्तर प्रदेश में वैसे भी मुसीबतों का अंबार है और दूसरी तरफ आपके जो सहयोगी विधायक हैं वो सरकार की टेंशन और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हालात इतने खराब हो रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व को इंटरवीन करना पड़ रहा है। वजह क्या है? कटियार साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? वजह क्या है? विनोद कटियार साहब, उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही बहुत झंझावतों में घिरी हुई है। ऊपर से आपके जो सहयोगी विधायक हैं उनके बिगड़े बोल सरकार की परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। क्या इन विधायकों पर कोई नियंत्रण नहीं है? मनोज पांडे जी, समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, क्या वजह है, क्यों इस तरीके से उत्तर प्रदेश में खास करके अगर देखा जाए तो बीजेपी के विधायक खास करके बलिया से सुरेंद्र सिंह इस समय सरकार को ज्यादा चर्चा में लेकर के आ रहे हैं? वो फिर चाहे रेप के ऊपर दिया गया बयान हो, हाथरस कांड को लेकर के अपनी दी गई प्रतिक्रिया हो, राहुल गांधी पर हमला हो या फिर आरोपियों के साथ खड़े होने की बात हो। जहां तक दो घटनाएं आपने जिक्र किया, एक हाथरस की और एक बलिया की। देखिए, जहां पूरा देश और पॉलिटिकल दल महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो और महिलाओं को एक समान वरीयता देने का और एक समान अधिकार देने की वकालत हो रही हो, भारत के संविधान में भी कहीं ना कहीं इसकी कल्पना की गई है। हाथरस की घटना पर भी जो बयान आए और एक बेटी के बारे में परिवार को सीख देने के लिए और भारत की रहने वाली आधी आबादी को जो सीख देने की बात की गई, मैं समझता हूं कि वो बहुत शर्मनाक है। जो बेटी हम सबके बीच में न रही हो, उसकी दर्दनाक हत्या की गई हो, उसके साथ रेप हुआ हो और उसके बाद इस तरह का बयान दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि किस कल्पना की बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। जहां तक देखिए ब्रिजेश जी, बलिया की घटना का सवाल रहा है, तो बलिया में जो घटना घटी ये कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती देने वाली घटना थी। वहां पर जहां प्रशासनिक उच्च अधिकारी मौजूद थे, वहीं बड़े पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे और उन अधिकारियों की मौजूदगी में जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया और अंजाम तक ही नहीं रुके रहे लोग, पुलिस ने उनको अपनी अभिरक्षा में लिया और पकड़ा गया और उसके बाद जिस तरीके से वो वहां उनको छोड़ दिया गया और वो अपराधी वहां से भाग गया, आरोपी। तो ये तो बड़े प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि क्या वहां प्रशासन, पुलिस और आरोपी का आपस में गठजोड़ था कि उसने हत्या की प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में, पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में, भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, उसे पकड़ा गया। इसकी विजुअल आई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात है और ये कहीं ना कहीं सरकार की इकबाल पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से उस क्षेत्र के माननीय विधायक जी ने एक जातिगत आधार लेकर के उसके सपोर्ट की बात किया है, तो निश्चित रूप से एक जो पाल बिरादरी का एक व्यक्ति मारा गया है और उसको जातीय के रूप दे करके मदद करने का आरोपी के साथ खड़े होने की बात की जाए, हम समझते हैं बहुत शर्मनाक है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बिल्कुल मनोज जी, आप हमारे साथ के कांग्रेस से इस समय कांग्रेस प्रवक्ता सुची जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अगर बिगड़े बोल वाले नेताओं की फहरिस्त की बात की जाए तो कांग्रेस में इसकी कोई कमी नहीं है और हमेशा कहीं ना कहीं कांग्रेस की
चुनाव से ठीक पहले, फिर मणिशंकर अय्यर रहे हों, दिग्विजय सिंह रहे हों, मनीष रहे हों, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो एक तरह से छीछर लेदर करते रहे हैं। अब कमलनाथ का बयान है, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कमलनाथ महिलाओं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सुची जी, क्या उसे आप जायज करार देंगी? देखिए, बयान बहादुरों की किसी पार्टी में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक होता है स्लिप ऑफ टंग और एक होता है सोच समझकर उत्तेजक और आपत्तिजनक बयान देना। बलिया के जिन विधायक जी की आपने बात करी, अभी का बयान उनका नहीं है, संस्कार सिखाने का बयान नया नहीं है। अरे आप कमलनाथ जी पर पहले चली जाइए ना। क्या कमलनाथ जी को अपनी ही पार्टी की पूर्व की विधायक का नाम तक नहीं मालूम? और अगर आपको नाम नहीं मालूम है तो क्या इस तरह के शब्द, जिन्हें हमें बार बार बोलने में भी शायद शर्म आती है, आप इस तरह से नामों से संबोधित करेंगी? देखिए, मैं ऑडियो पैच है तो आप इंटरप्ट करेंगे तो मैं बात पूरी नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल। पूरे देश किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति, वो सार्वजनिक जीवन में है, वो माननीय है, विधायक है, एमएलसी है या फिर प्रधान है, आधी आबादी के प्रति यदि आपत्ति शब्द का उपयोग करता है तो कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और ऐसे किसी भी वक्तव्य का कांग्रेस की विचारधारा समर्थन नहीं करती। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्लिप ऑफ टंग और उसके बाद आपत्तिजनक और उत्तेजक तो क्या ये स्लिप ऑफ टंग था मैडम? क्या ये अचानक या धोखे से? कमलनाथ जी से जब दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए माफी नहीं मांग रहा हूं क्योंकि आइटम शब्द गलत नहीं है। संसदीय कार्रवाई में भी आइटम शब्द का प्रयोग होता है, तो वो गलत कैसे हो सकता है? क्या आप, अगर आप स्लिप ऑफ टंग की बार बार बात कर रही हैं, तो क्या कमलनाथ का यह बयान धोखे से दिया बयान है? नहीं, आप मुझे मेरी बात पूरी करने दें। मैंने कहा ना कि मैं कमलनाथ जी की प्रवक्ता नहीं हूं, पार्टी प्रवक्ता हूं, और पार्टी की ऐसी किसी भी विचारधारा जो महिलाओं के सम्मान के संदर्भ में ना हो। दूसरा उदाहरण आपने जो बलिया का लिया, उसे मुझे स्पष्ट करने दें। उनके 1000 बयानों जी और उन्होंने हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्षा के संदर्भ में दिया। तो गिरे हुए लोग जब लगातार इस तरह की बयानबाजी सोच समझ कर करते हैं, उस श्रृंखला में ये बेरिया के विधायक सुरेंद्र मास्टर हैं, तो अगर मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आमंत्रित किया है और इसको संज्ञान में लिया है तो मैं इस कदम की प्रशंसा करती हूँ। क्योंकि जब माननीय और सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोग लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं और एक गलत संदेश देते हैं कि छत्री है आरोपी तो मैं उसके साथ खड़ा हूं, तो लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी से भरोसा उठ जाता है। तो ऐसे जो लगातार वाले जो ये ढीठ टाइप के विधायक हैं, जैसे सेंगर की प्राथमिक सदस्यता का निष्कासित ना होना, जैसे चिन्मयानंद को सलामी देना, जैसे एमजे अकबर के खिलाफ कोई शो कॉज नोटिस तक ना देना, तो ये अगर बेरिया विधायक को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है या उनके खिलाफ कोई अवमानना कार्यवाही करते हैं तो मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि ये सिलसिलेवार सिलसिला है। बाकी हर पार्टी में लोग होंगे, मैं ये नहीं कहती, लेकिन कांग्रेस पार्टी आधी आबादी के प्रति ऐसे शब्दों का कोई समर्थन नहीं करती। चलिए, पहले बीजेपी से विधायक विनोद कटियार जी का भी एक पहले प्रतिक्रिया लेते हैं। विनोद कटियार जी, सबसे बड़ी बात यह है, क्या उत्तर प्रदेश में आपके तमाम नेता और खास करके आपके जो सहयोगी विधायक हैं, उन्हें इल्म नहीं है कि उन्हें किस तरह से किसके साथ खड़ा होना, किन शब्दों का प्रयोग करना है? मजबूर वाली स्थिति बनाते जा रहे हैं सरकार की। सरकार पहले से झंझावातों में फंसी हुई है। देखिए ब्रजेश जी, आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में 350 से ज्यादा विधायक हैं। जो बलिया की घटना घटी, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निश्चित रूप से मैं ये बात को कहना चाहता हूं कि जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और पीड़िता के साथ न्याय होगा। नहीं, सजा और न्याय वो अलग विषय है, उसके लिए बहुत सारी जांच चल रही हैं, लेकिन यहां पर चर्चा हो रही है आपके नेताओं के बिगड़े हुए बोल को लेकर के। जिस तरीके से वो, फिर चाहे सुरेंद्र सिंह हो, राधा मोहन अग्रवाल रहे हो, आपके सत्यपाल सिंह बीजेपी से सांसद रहे हो, योगेश धामा आपके विधायक रहे हो, एक के बाद एक लंबी फेहरिस्त है उन तमाम नेताओं की जिन्होंने सरकार को मुसीबत में डाला है। तो क्या उस पर कोई नियंत्रण नहीं है राष्ट्रीय नेतृत्व के? यानी कि जेपी नड्डा साहब को जब इंटरव्यू करना पड़ रहा है चीजों को लेकर।
ब्रजेश जी, राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसको संज्ञान में लिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको बुलाकर और इस बात के लिए हिदायत दी है कि मीडिया में फिजूल किसी तरह की बयानबाजी ना की जाए। आपको लगता है सुधर जाएंगे? अब देखिए, अब पार्टी का निर्णय है, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये तो मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, मजबूरी क्या है विनोद कटियार साहब, मजबूरी क्या है? आप पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में बैठे हैं, चुनाव के बेहद नजदीक हैं, उपचुनाव चल रहा है और सरकार की फजीहत कराने के लिए इस तरह के विधायक एक के बाद एक ऐसे कृत्य कर रहे हैं जो पूरी सरकार को कटघरे पर खड़ा कर देते हैं या पूरी पार्टी की नीतियों को कटघरे पर खड़ा कर देते हैं। बावजूद उसके आप केवल हिदायत देते हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? किस बात की डर है, क्यों नहीं हो पाती? निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रजातंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर व्यक्ति को अपना अधिकार देती है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की पूरा सम्मान करती है। अगर उसकी बात ठीक है तो सुनती है, अगर नहीं ठीक है तो उसको हिदायत देकर उसको कहते हैं कि इस तरह की वार्ता न करो। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में विजय उपाध्याय साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय उपाध्याय साहब, सियासत किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है या कहां जा रही है? एक वक्त था जब संसद और विधानसभा की जो परिचर्चाएं थी उसको लोग जो है सांसें थाम करके सुना करते थे, क्योंकि तब वो चुटीले अंदाज हुआ करते थे, वो व्यंग बाण हुआ करते थे, तब भी तकरार होती थी, तब भी लड़ाई होती थी, तब भी विरोधी सवाल खड़े करते थे, लेकिन मर्यादा को नहीं भूलते थे। लेकिन अब क्या वजह है? क्या महज उस वोट बैंक की राजनीति इस लेवल तक पहुंच गई है कि जहां भाषा की मर्यादा ही खत्म हो गई है? नहीं, ये हमेशा ऐसा रहा है कि भाषा की मर्यादा को लेके सवाल खड़े होते रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पीछे के इतिहास में जाएंगे तो जब भी पिछले 20 साल 25 साल में आप देखें तो भाषा लोगों की बहकती रही है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता रहा है जनता के बीच में जो नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि एक दौर ऐसा था कि जब तपे तपाए नेता राजनीति में आया करते थे, लेकिन जब से शॉर्टकट एंट्री होने लगी तब से ये दिक्कतें बढ़ गई। अच्छा, आपको क्या लगता है, एक बतौर पत्रकार एक बड़ा सवाल यह है कि क्या मीडिया की जिस तरीके से दखल चीजों में बढ़ा है, सोशल मीडिया का दायरा तेजी के साथ बढ़ा है, क्या यह भी एक वजह है कि आप इतने बड़े लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जहां हजारों की तादाद में नेता हैं वहां आप बहुत आसानी से अगर आपको सुर्खियों में आना है तो एक सिगुफा छोड़ दीजिए या कोई एक ऐसा बयान दे दीजिए जो आप तुरंत ट्रोल हो जाएंगे, तुरंत आप सुर्खियों में आ जाएंगे? तो क्या इसके पीछे की एक वजह यह भी मानते हैं? हाँ, निश्चित तौर पे एक वजह यह भी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो मीडिया ने ऐसे बयानों को ज्यादा तरजीह दी है जो विवादित थे, जो आपत्तिजनक थे, और कई लोग तो सिर्फ अपने बयानों के जरिए ही उन्होंने अपनी पहचान बना ली और राजनीति में आ गए। कई ऐसे नाम आप ले सकते हैं, और जो बयानों के चैंपियन हुआ करते थे इस समय जेल में आजम खां साहब, इसके अलावा साध्वी प्राची हैं, साक्षी महाराज हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जिनका नाम आप ले सकते हैं। और बहुत से मामलों में कांग्रेस के भी नेताओं ने ढेर सारे ऐसे ऑब्जेक्शनेबल बयान दिए हैं जो नहीं देना चाहिए। लेकिन होता यह है कि जब आप किसी चीज को किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अपनी भाषा पे नियंत्रण आपका खत्म हो जाता है, और जहां भाषा पे नियंत्रण खत्म हो जाता है वहां पे फिर इस तरह के बयान आ ही जाते हैं सामने। अच्छा, मनोज पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दल कोई भी रहा हो, बयानवीर हमेशा से रहे और हर एक राजनीतिक दल में रहे हैं, लेकिन क्या इन बयानवीरों से पार्टी सुर्खियों में आती है? पार्टी को उसका कोई राजनीतिक फायदा होता है या सिर्फ नुकसान ही होता है? देखिए ब्रजेश जी, हमें दो बातें कहनी है। मैं एक ये कहना चाहता हूँ, संसदीय प्रणाली में हम लोग भी सदन के सदस्य हैं, लगातार सदन के सदस्य हैं, वर्तमान में भी हैं। विधानसभा में डिबेट होती है, संसदीय भाषा में हम सरकार को घेरते हैं, पब्लिक की समस्याओं को रखते हैं, कटाक्ष भी करते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया हो गई। लेकिन जब घटनाएं घटती हैं, कोई इस तरह की घटनाएं घटी कि बेटी के साथ रेप हो जाए, उसकी हत्या हो जाए, कहीं पर बलिया में मर्डर हो जाए, उस मर्डर में हम लोगों के यहाँ जो भारत का संविधान है उसने दो ही दिया है, एक दिया है पीड़ित पक्ष और एक दिया है उसने आरोपी पक्ष। तो कहा यह जाता है कि संविधान जो है
वो सफरर पक्ष के साथ उसको अच्छा मदद पांडे करता जी, है, ऐसा सफरर क्यों पक्ष के होता है साथ कि में जब खड़ा आप रहता सत्ता से बाहर हो जाते हैं, विपक्ष में आ जाते हैं, तो सारा संविधान और सारा ज्ञान तभी क्यों याद आता है? आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए फ्लैशबैक में, जब आपकी सरकार थी, आजम खान साहब के बयान, शायद जयाप्रदा जी को दिए गए बहुत सारे ऐसे बयान जिसमें उन्होंने कलर तक बता दिए थे, वो शायद आप भूल रहे होंगे मेरे ख्याल से। बहुत सारे ऐसे बयान जिसमें जो है बच्चों से गलती हो जाती है, बहुत सारे ऐसे बयान थे जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। क्या तब वो संवैधानिक मान्यताएं, क्या तब वो नैतिकता नहीं थी, या विपक्ष में आने के बाद ही नैतिकता याद आती है? जहां तक नैतिकता की आप बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूं कि राजनीति में सीमाएं होनी चाहिए और नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसको कौन सी नैतिकता आप मानेंगे? इसको कौन सी नैतिकता मानेंगे कि पुलिस उप अधीक्षक की मौजूदगी में, उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में हत्या, एक पाल बिरादरी के गरीब आदमी की हत्या हो जाती है और लोग हत्यारों के साथ खड़े हैं। वो लोग हत्यारों के साथ खड़े हैं जो सत्ता में हैं, जिनको सरकार बनाने का जनादेश मिला है। जनता ने साहब, आपकी सरकार में तो जियाउल हक को भी जो है दौड़ा दौड़ा के भीड़ ने, सीओ थे, उनको भी पीट पीट के मार डाला था। बार मोदी सरकार, ये बैनर किसने लगाया था? ये होल्डिंगें किसने लगाई थी? ये नैतिकता का पाठ तो उन्हें पढ़ाना चाहिए जिन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिन्होंने कहा था आपकी ना गुंडा राज ना आपकी बार भ्रष्टाचार, आपकी बार भाजपा सरकार। तो ये नैतिकता तो उनको पढ़ानी चाहिए जिनको जनता ने जनादेश नहीं, मेरा एक वाजिब सवाल, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि सारे, चाहे वो देखिए हमाम है ये, दरअसल इस हमाम में सब जाकर के वहीं का वहीं एक ही तरीके से दिखाई देते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सारी नैतिकता, सारी सुचिता, सारी जो है आइडियोलॉजी सत्ता से बाहर जाने के बाद ही क्यों दिखाई देती है? सत्ता में जब आप लोग रहते हैं तो वो सुचिता और नैतिकता कहां चली जाती है? विनोद कटियार साहब, आपके ऊपर भी यही बात फिट बैठती है कि आप सत्ता में हैं तो क्या आप इस पूरे आरोप से बाहर हो जाएंगे? खास करके आपकी जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब आप सत्ता में बैठे हों, और अगर आपके नेता, आपके विधायक, अगर आपके सांसद अगर इस तरह से बयान देते हैं तो उनको कितना जस्टिफाई करेंगे? आपके सुरेंद्र सिंह जाकर के बताते हैं कि देखिए रेप क्यों हो रहे हैं, रेप के आप रोकने के तरीके बताते हैं, तो क्या इसे आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, जो बात सही नहीं है, और मैं इस बात के लिए बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं कि बहुत बोलेपन पर नहीं करना चाहिए। अगर मान रहे हैं आप कि सही नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं? लेकिन हमारे कितना वक्त लेंगे आप? संज्ञान लिया, एक आपका विधायक खुलेआम हत्यारोपी के लिए घड़ियाली आंसू बहाता है और आप बैठ करके इंतजार कर रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे। कब करेंगे कार्रवाई? जहां पर जो लोग जो है विदेशों में जाकर हिंदुस्तान की गरिमा को गिराते हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? कमलनाथ के बयान की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आपसे पहले हम सुची विश्वास के पास गए थे और हमने कमलनाथ जी के उस बयान के बारे में भी बात किया था। समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सपा हो, माफ कीजिएगा बीजेपी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। लेकिन सवाल सबसे पहले आप पर होगा क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम खुद इस बात की भर्त्सना करते हैं। भर्त्सना करने से क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? कार्रवाई क्यों नहीं? माननीय प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं, विधायक को फटकार लगा देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बुलाते हैं, फटकार लगा देते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या इससे आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? हम पीड़िता को 100% न्याय दिलाएंगे। कार्रवाई चल रही है, अपराधी पकड़े गए हैं, अपराधी जेल में है, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बिल्कुल, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जल्द बहस में वापस लौटते हैं और फिर बाकी दूसरे मेहमानों के पास भी चलते हैं। ब्रेक के बाद सभी मेहमानों का एक बार फिर स्वागत है। सवाल वहीं के वहीं बरकरार है कि क्या इन बयान बहादुरों का जो पूरे बयान आ रहे हैं, क्या इससे सियासी फायदा होता है? एक बार फिर हम सुची विश्वास जी के पास चलेंगे। सुची जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में खासी सक्रिय हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के वो अपनी बेबाक राय रखती हैं, लेकिन खास करके अगर वोट बैंक को देखा जाए तो वोट बैंक के लिहाज से एक खास तबके को लेकर के उनकी नजर है। क्या लगता है जो जातीय सियासत है, जो कभी कांग्रेस का एक मुफ्त वोट बैंक हुआ करता था, वो छिटक गया, वो खत्म हो गया, क्या उसे वापस पाने की छटपटाहट में भी आप लोग
देख देख करके मुद्दे उठा रहे हैं? यानी जब राजस्थान में वही अपराध होता है तो आपको दिखाई नहीं देता, उत्तर प्रदेश में अपराध होता है तो आपको दिखाई देने लगता है, कमलनाथ जब कोई बयान देते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन जब वही बयान सुरेंद्र सिंह देते हैं तो उनको आपको बुरा लगने लगता है। तो ये कौन सी सियासत है? ठीक है, मुझे बात पूरी करने दीजिएगा। बिल्कुल। राजस्थान में तो क्या नरेंद्र मोदी जी को जाना मना था, या जेपी नड्डा साहब को मना किया गया, अमित शाह जी को नजरबंद कर दिया गया, या उन पर 144 लगा दी गई, या पीड़िता के परिवार से मिलने को मीडिया की मनाही थी, या टेप कर लिए गए थे ऑडियो? आप स्पष्ट करें। अगर जो मैंने चीजें बताई हैं जो उत्तर प्रदेश में घटी, उसका 1/1000 भी अगर राजस्थान में हुआ हो, पहली बात तो सिर्फ ये कह देना कि यहाँ दिखता है वहां नहीं, ये गलत है। दूसरा, 70 बरस में उठा के देख लीजिए, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे क्लाइमेट हो, चाहे खनन हो, चाहे कोल हो, चाहे स्पेस हो, चाहे न्यूक्लियर हो, इस दिशा में कांग्रेस ने काम किया है जो जातीय सियासत है। पहली बात, ये भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित राजनीति है और ये वर्तमान है। अभी साथ बैठ के उन्होंने कहा कि वो पाल बिरादरी है तो क्षत्रिय है, तो मैं क्षत्रिय हूं तो मैं साथ खड़ा हूं। कांग्रेस ने हमेशा अंग्रेजों से लड़ाई लेने से और आज तक जैसे मौसम एक जैसा व्यवहार करता है, दलित के खेत में भी बरसता है, ठाकुर के खेत में भी बरसात होती है और ब्राह्मण के खेत में भी बरसात होती है, उसमें समीकरण नहीं होता। जैसा व्यवहार प्रकृति करती है वैसा व्यवहार भारतीयों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तीसरी महत्वपूर्ण बात, किसी भी वोट बैंक को पुष्ट करने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। हम विषय संगत बात कर रहे हैं और विषय संगत मतलब विषय संगत बात ऐसा क्यों होता कि विषय संगत बात आपको, जहां पर दलित लड़की के साथ कोई मामला होता है उसको आप पुरजोर तरीके से उठाते हैं, जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो आप लोग अचानक जागृत हो जाते हो, लेकिन जब दूसरे स्टेट की बात होती है, खास करके आपके जहां कांग्रेस ओरिएंटेड स्टेट हैं, वहां पर जाकर आपकी संवेदनाएं कहां चली जाती हैं? क्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान नहीं गए? क्या उन्हें उत्तर प्रदेश में अपराध दिखाई देता है? आप किसी गलतफहमी का भारी शिकार हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे देश में जहां जहां क्या रहा कोरोना काल में, करोड़ों मास्क से लेके और हजारों लाखों परिवारों को उनके घर पहुंचाकर राशन देने तक सरकार क्या कर रही थी? आईसीएमआर किट में धांधली, वेंटिलेटर की कीमतें अहमदाबाद में है। विनोद कटियार साहब, साफ साफ कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही कि कोरोना काल से लेकर हर जगह आप पूरी तरह नाकामयाब रहे हैं, आपने सिर्फ घोटाले किए हैं, काम कुछ नहीं किया। कांग्रेस तो घोटालों की जननी है। कांग्रेस ने आकाश पाताल धरती कहीं पर यहाँ तक कि शमशान का भी घोटाला कर डाला। तो अगर किसी को अगर घोटालों की महारत हासिल है तो कांग्रेस पार्टी को महारत है। तो कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छी तरह जानती घोटाले कैसे किए जाते हैं और कहाँ कहाँ किए जाते हैं और कैसे किए गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में कहीं कोई घोटाला नहीं हो रहा है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है। यही एक रीजन है कि इतने बड़े स्टेट में होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में आज कोरोना काबू में है। आप चले जाइए महाराष्ट्र में कोरोना की क्या हालत है। आपको जहां पर बधाई देनी चाहिए वहां पर आप बधाई दीजिए। अच्छा मनोज पांडे साहब, आप इस नूरा कुश्ती का आनंद ले रहे हैं या जानबूझ करके जो चुप्पी है इसके भी कुछ मायने हैं? हम इसको राज्यों के वर्गीकरण में हम नहीं जाना चाहते हैं, कौन कहां गया कौन नहीं गया। मेरा ये मानना है, मैं उत्तर प्रदेश में हूं, उत्तर प्रदेश में जो ये घटनाएं घटी हैं, हाथरस पर चाहे बलिया पर जो बयानबाजी हुई है वो निश्चित रूप से बहुत निंदाजनक है। और चूंकि ये बयानबाजी सरकार की तरफ से की गई है, सरकार के विधायकों की तरफ से की गई है जिन्हें न्याय देना था, अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो पीड़ित पक्ष का मनोबल कितना गिरेगा, कहीं ना कहीं न्याय प्रभावित होगा। अभी आपने बात करते करते आपने राधा मोहन अग्रवाल जी का नाम लिया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राधा मोहन अग्रवाल जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने किसी को न्याय दिलाने के लिए मांग किया था। देवमणि द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कोविड-19 की किटों पर हो रही धांधलेबाजी घोटाले में
जिसमें अधिकारी और शासन के लोग इन्वॉल्व हैं, वो बात उठाई थी। हम धन्यवाद उनको देंगे कि अगर उनको इसीलिए चुना गया है कि अगर कोविड-19 की किटों में भ्रष्टाचार हुआ। अच्छा, लेकिन सुरेंद्र सिंह जी का बयान भी आप नोट कीजिए, उसकी भी मनोज पांडे जी, सुरेंद्र सिंह ने, बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी एक बयान दिया कि अगर अखिलेश यादव यादवों की बात करेंगे तो मैं ठाकुरों की बात करता हूं और मुझे उसमें कोई संकोच नहीं है। तो क्या ये जो जातीय सियासत जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खेमेबंदी हो रही है जातीय सियासत की, अचानक आपको उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की याद आ जाती है, अचानक आपको लगता है कि पता चला इस वक्त ब्राह्मणों पर उत्पीड़न हो रहे हैं, अचानक आपको दलित वोट बैंक दिखाई देने लगता है, दलित उत्पीड़न नजर आता है, तो क्या ये पूरी जो सियासत यानी 2022 के लिए जो आप जा रहे हैं जिस तरफ, क्या यहां मुद्दों पर नहीं बल्कि इसी जातीय सियासत पर चुनाव होगा, इसी तरह की जो है जहरीली बयानबाजियों पर चुनाव होगा? देखिए ब्रजेश जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा और बड़ा विशेष संगत बात आपने उठाई है। हाथरस में बेटी मरी, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ जात की बेटी नहीं थी, वो भारत की बेटी थी, भारत देश की बेटी थी। लेकिन अगर वो दलित वर्ग में पैदा हुई तो दलित कही जाएगी। मरने वाला व्यक्ति जो बलिया में मरा है वो पाल बिरादरी का व्यक्ति था तो पाल कहा जाएगा। इसी तरीके से जहां तक आपने ब्राह्मणों का सवाल आपने किया है, तो जब देखिए ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होगा, ब्राह्मणों की हत्याएं होंगी। झांसी में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई, प्रयागराज में एक परिवार की 4 लोगों की हत्या हो गई, एटा में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई। खुशी दुबे को नहीं अपराध आप जेल भेज देंगे तो वो ब्राह्मण है, उनकी बात नहीं उठाई जाएगी? क्यों नहीं उठाई जाएगी? लेकिन आपको लगता नहीं कि ये कोई नई बात नहीं है? जब आपकी सरकार थी तब भी आरोप लगता था कि दलितों पर उत्पीड़न हो रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में। जब बसपा की सरकार आई, तब कहा आप लोगों ने आरोप लगाते थे यादवों को हाशिए पर डाल दिया गया, उत्पीड़न हो रहा है। जी एक बयान बता दीजिए जिसमें अखिलेश यादव जी ने कभी यादवों की बात की हो। एक बयान अगर आप हमें दिखा दीजिए क्या आप इस सच्चाई से, क्या आप इस सच्चाई को नकारेंगे? उन्होंने कभी यादवों की बात किया हो? मनोज पांडे जी, क्या आप इस सच्चाई को नकारेंगे कि डीजीपी से लेकर के नीचे तक, देखिए जो आरोप आज आप बीजेपी की सरकार पर लगा रहे हैं, तब लोकसभा अध्यक्ष, अगर ओवरऑल देखा जाए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से लेकर के आपके डीजीपी तक, यहां तक कि थानों तक में आपके जो है केवल एक ही जाति के वो तैनाती होती थी। क्या इस सच्चाई से आप मुंह फेर सकते हैं? बीएसपी की सरकार जब आई तो केवल एक ही तबके के लोगों को क्यों प्रभुत्व दिया गया? तो ये तो जातीय सियासत तो उत्तर प्रदेश की सियासत का एक मजबूत स्तंभ है। ब्रजेश जी, आप सीनियर पत्रकार हैं, ये आरोप तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर भी जातीय लग रही है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि क्या अब जो 2022 का चुनाव जाएगा, आप लोगों को जहां मुद्दों पर डाइवर्ट करना चाहिए था कि सरकार ने जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए, वो उस पर क्या हुआ, आज आप वहां पर जातीय सियासत की बात हो रही है, मुद्दे कहीं गायब हो गए हैं। तो क्या जो ब्रजेश जी 2014, 2017 और 2019 मैं आपको इतिहास को ले चलना चाहता हूं। इसी सरकार ने कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार बनाई थी, कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बात की थी और कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडों का राज था, यह आरोप लगाया था। बदायूं में एक बेटी ने आत्महत्या कर लिया था, यह घटना यूएनओ तक गई थी। इस घटना को देश के सारे राजनीतिक दल वहां गए और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसी को जाने पर रोका नहीं, किसी को बंधक नहीं बनाया, किसी को अरेस्ट नहीं किया। हमने सार स्वीकार किया और 15 दिन बाद देश की मीडिया ने ही बताया कि नहीं वो आत्महत्या थी और जांच एजेंसियों ने बताया। लेकिन आज अगर पीड़ित के पक्ष में और पीड़ित की आंखों के आंसू पोंछने के लिए विपक्ष खड़ा हो रहा है तो आप उसे वहां विपक्ष खड़ा हो। देखिए, महिला के साथ ज्यादती होती है, विपक्ष का काम है खड़ा होना, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है। मुद्दा सिर्फ इस बात को लेकर के है कि क्या इन बयानवीरों के जरिए या इस तरह के मुद्दों को हवा दे करके कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सियासत है उसको मजबूत करने की कोशिश हो रही है? विजय उपाध्याय साहब, आप वो खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर उत्तर प्रदेश के हम सियासी समीकरणों को समझें तो उत्तर प्रदेश में 22% लगभग दलित वोट बैंक है। ये वोट बैंक कभी कांग्रेस का एकमुश्त वोट बैंक हुआ करता था, उसके बाद बीएसपी के खेमे में चला गया और पिछले 3 चुनाव में अगर 2017, 2019 और 2014 3 चुनाव की बात करें तो वो कहीं न कहीं बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दिया। अब वो जो डाइवर्जन एक तरह से दोबारा अपने अपने खेमे में लाने की छटपटाहट
क्या उत्तर प्रदेश में अब जाति सियासत को हवा दे रही है? विजय जी, विजय जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। विनोद कटियार साहब, सबसे बड़ी बात यह, इस वक्त जातीय सियासत हो रही है जमकर। आरोप लग रहे हैं कि एक जाति को प्रमोट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार में, दूसरी जाति हाशिए पर जा रही है, इनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से, वो इस समय यूपी में प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी इस समय हमलावर हैं, अखिलेश यादव इस समय हमलावर हैं। तो ओवरऑल क्या लगता है, जातीय आपको इस पूरे फंदे में बांध करके क्या ये विपक्षी पार्टियां 2022 में आपको उस समीकरणों से दूर ले जाना चाहती हैं? अच्छा, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए ब्रजेश जी। बिल्कुल, एक मिनट लगेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज की बात करती, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है। लेकिन अन्य दल में सिर्फ जात की बात होती है, समाज को बांटने की बात होती है। और आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो जो मुद्दा मिलता है उसी को ले उठते हैं। हम तो चाहते हैं रचनात्मक विरोध, ठीक है, विपक्ष होना चाहिए, रचनात्मक विरोध होना चाहिए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सबका साथ जरूरी है। सारी पार्टियों को साथ देना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जितने बढ़ चढ़ के काम कर रही है, उद्योग ईजी डूइंग में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आया है। हाँ, आज इंडस्ट्री आ रही है उत्तर प्रदेश में। ऐसे इंडस्ट्री जब आ रही है तो इस तरह से पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं, इस तरह से वार्तालाप की जा रही है मीडिया के माध्यम से। मैं तो ये कह दूंगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ, अरे कटियार साहब, अगर विपक्ष मजबूत नहीं है, कटियार साहब मैं ये कह रहा हूं, अगर विपक्ष आपके खिलाफ मजबूत नहीं है तो आपके जो खेवनहार हैं वही विपक्ष से बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। क्या इस तरह के बयान वीरों के साथ आप लोग 2022 की बैतरणी पार कर पाएंगे? और ये लिटमस टेस्ट है आपका 7 उपचुनावों को लेकर के, ये कहीं ना कहीं एक तरह से वो परसेप्शन बनाएगा 2022 के लिए। आपको लगता है इसी तरीके से आप नैया पार कर पाएंगे? संज्ञान ले रहा है इसमें ब्रजेश जी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी का मामला है, हमारी पार्टी के लोग और हमारी पार्टी नेतृत्व जरूर इस पर कोई न कोई कार्रवाई करेगा। नहीं तो आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं देर ना हो जाए? इस तरह के बयानों को लेकर विपक्ष को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में विकास की बात करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में रचनात्मक मुद्दों की बात करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में किस तरह से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, इसमें सबका साथ देना चाहिए। अच्छा, बीजेपी को भी इसमें महारत हासिल है। कभी देखिए कटियार साहब, जब चुनाव आते हैं, जब चुनाव आते हैं, विवाद नहीं करना चाहिए। जब चुनाव आते हैं तो चुनाव से ठीक पहले कभी टीका और टोपी को बात होती है, कभी जिन्ना को लेकर के बात होती है, तो कभी मतलब एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, जातवादी बात तो आप लोग भी देते हैं ना। चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों के पास में ये तो बताया ना कि मीडिया की पार्टी रह गई। उत्तर प्रदेश में अगर जनाधार किसी पार्टी के पास है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में है। उत्तर प्रदेश में आज जनता किसी की तरफ देख रही है, आप कुछ भी बोलेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे और जनता चुपचाप सुनेगी। सबका साथ, सबका विकास की बात अगर आपके पास संख्या बल है कटियार साहब, सर समाज की बात करती है कटियार साहब, अगर आपके पास संख्या बल है तो कुछ भी चलेगा। अगर बहुमत है तो कुछ भी चलेगा। कुछ भी नहीं चलेगा। हम न्याय की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, हम कानून जी। मनोज पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मनोज जी बोलिए। जो गलती करेगा वो जेल के अंदर जाएगा। अपराधी कभी जेल से बाहर नहीं रह पाएगा। ये गुंडों की सरकार नहीं है, ये सब समाज की सरकार है, सर्व समाज की सरकार है। इसमें सबकी बात सुनी जाती है, सबके साथ न्याय किया जाता है। सुन लीजिए, अरे कटियार साहब जरा मनोज पांडे जी के भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। जी पांडे जी, जी आदरणीय पांडे जी। पांडे जी के ऑडियो में कुछ तकनीकी खामी नजर आ रही है। अरे अभी तो सभी के ऑडियो में खामी आ जाएगी ब्रजेश जी।
नहीं सच्चाई का सामना करना। ठसकी आपको भी लग रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। जो बातें हैं जहां सुची विश्वास जी, सुची विश्वास जी, क्या लगता है, उत्तर प्रदेश सरकार सुची विश्वास जी, क्या लगता है कि अगर बीजेपी के पास बहुमत है तो क्या कुछ भी चलेगा? हमको लग रहा है भाजपा के प्रवक्ता जो है वो रैली वाली डिबेट जो है वो लॉजिक से चलता है। पैनलिस्ट के पास समय सीमित होता है, इसलिए तर्क देने चाहिए। भाषण के लिए मंच होते हैं जब आपके सामने दर्शक उपलब्ध हो, देखिए तो अपना भाषण। मैडम, ये तो आपको अच्छी तरह पता है भाषण और लॉजिकल क्या है। हम लॉजिकल बात कर रहे हैं, हम प्रदेश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं। विनोद जी जरा सुन लीजिए, उनको भी मौका दीजिए, आप तो पूरी डिबेट कैप्चर कर रहे हैं। सुची जी कंटिन्यू। नहीं, मैं कैप्चर नहीं कर रहा हूँ। मनोज जी हमारे बड़े भाई हैं, हम ऐसा कैसे करते हैं? विनोद जी 1 मिनट जी। चाहे शिक्षक भर्ती के घोटाले रहे हो, चाहे अनुदेशकों का मानदेय का विषय रहा हो, चाहे शिक्षा मित्रों ने मुंडन कराया महिलाओं ने, चाहे टीटी अभ्यर्थियों का विषय रहा हो, चाहे बीएड धारकों का विषय रहा हो, चाहे आंगनबाड़ी कर्मियों की बात रही हो, चाहे भोजन माता और रसोइयों की, कोई भी ऐसा विषय है जिस पर भर्ती की है मैडम आदित्यनाथ सरकार जिसको सही से हैंडल कर पाई हो, कोई भी ऐसा विषय नहीं। 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई। इसके पहले वाली सरकारें तो कोर्ट में चली जाती थी। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा छोड़ दीजिए। तो एसटीएफ पत्रकार जो राज्यसभा टीवी को म्यूट कर देंगे, आरटीआई एक्टिविस्ट पे कार्यवाही करेंगे, विपक्ष को मुकदमे लगाएंगे, 144 लगाएंगे, इसको सरकार चलाना नहीं कहते हैं। ये जो 2.5 आदमी मिलके पूरे देश को अंदर बना रहा है, इसको सबका साथ और सबका विकास नहीं कहते, इसको तानाशाही कहते हैं। वो उत्तर प्रदेश में हो या हिंदुस्तान में, और ये निजामी हुकूमत नहीं चलेगी। जनता उखाड़ के आपको फेंक देगी और ये पोलराइजेशन और फॉसिज्म की इंतहा। मैडम यही एक रीजन है कि कांग्रेस अपना दल से नीचे चली गई है, इसीलिए कांग्रेस नीचे गई है। ये जो फरमान है जो कांग्रेस में होते थे, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास और गरीब के साथ चलती है, गरीबों की बात करती है। चाय बनाने की थेरेपी टरबाइन वाला जो पानी निकाल रहे हैं, तो ये बहुत हमारे देश का प्रधानमंत्री गरीब है, इसीलिए वो गरीबों की हालत को जानता है। जो भारतीय जनता पार्टी है, आप कह रहे हैं बहुत अनुशासित है। शरद त्रिपाठी का जूता कांड याद होगा, सोनाली फोगाट ने भी अभी 4 जूते बजाए थे। मैडम अभी मथुरा कांड गिना दे तो आप देख लीजिए। अभी आपके मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला महिलाओं के लिए, आप तो खुद महिला हैं, आपको शर्म आ जाएगी आप सुनकर क्या होता है आइटम, एक महिला के लिए आइटम बोलना अच्छी बात है? इस सर्व समाज में, अच्छे समाज में इस तरह का वातावरण कांग्रेस के अगर बातें बता दें तो मैडम आपको शर्म आने लगेगी। अच्छा मनोज पांडे जी जो पूरी तूतू में चल रही है, क्या इसका कोई फायदा समाजवादी पार्टी इन उपचुनाव में उठा पाएगी? आपका प्रश्न मुझसे है? नहीं, मनोज पांडे जी से। मनोज जी से है। समाजवादी पार्टी पिछड़े, गरीब, दलित, सवर्ण इन सबको लेकर के और उत्तर प्रदेश के विकास को कराने का राजनीति करती है। अगर आप 2012 से 17 देखें उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार, तो हम कह सकते हैं कि देश के तमाम राज्यों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यों का अनुसरण किया। जो उत्तर प्रदेश में विकास का काम अखिलेश यादव जी ने किया, वो जात पात और धर्म के आधार पर नहीं किया, उन्होंने गरीबी के आधार पर किया और आवश्यकता के आधार पर किया। मेरे अभी साथी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उनकी बात पर एक सुधार जरूर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा हमें जनमत है, हमें बहुमत है, लोग हमारे पास हैं। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं 2012 की सरकार थी, हम भी सदन के सदस्य थे और सरकार में मंत्री थे, 47 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के पास। आपने क्या वादे कर करके, क्या आपने लोग लुभावने स्वप्न दिखा करके आप सरकार में आए? आपने कहा था
कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, आपने कहा था अपराध नहीं होगा, आपने कहा था बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, क्या आपने वो किया? ठीक है, डेवलपमेंट की पर अगर आप बहस करना चाहते हैं तो बहस को जीडीपी नहीं, तो गलती किसकी है? अगर आप मुद्दों पर सरकार को घेर नहीं पा रहे हैं पांडे जी, अगर आप मुद्दों पर सरकार को घेर नहीं पा रहे हैं तो गलती किसकी है? नाकामयाबी तो विपक्ष की है ना, कि सरकार को मुद्दों पर नहीं घेर पा रहा है। सरकार को उथले उस पर लेके जा रहा है, कहीं कास्टेज पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है, कहीं दूसरी तरफ जा रहा है। एक्चुअल आप मुद्दों पर क्यों नहीं घेर पा रहे? नाकामयाबी क्या है आप लोगों की? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के मुद्दों पर, बेरोजगार नौजवानों के मुद्दों पर, मजदूरों के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक अपनी एक महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका निर्वाह कर रही है और पूरी मजबूती से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आज मजदूर, किसान, नौजवानों के मुद्दे पर लगातार लड़ाई लड़ रही है और मुख्य विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर रही है। अच्छा, बड़े भाई मनोज जी, मैं आपसे कुछ पूछ लूं? बिल्कुल, पूछिए। अरे भाई, ये बताइए मनोज जी, अगर इतनी अच्छा काम कर रही थी सपा की सरकार, तो फिर जनपद उनको बहुमत क्यों नहीं मिला? 2017 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं इसका जवाब दे दूं आपको। जनता को आपने गुमराह किया। आपने कहा 15 लाख रुपए खातों में देंगे, आपने कहा 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, आपने कहा किसानों की आमदनी को दोगुनी कर दी। हम आपसे निवेदन करेंगे, बड़ी आग्रह के साथ कहेंगे, आप हमारे साथी हैं, भाई हैं, क्या आपने 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दी? क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई? आपके उत्तर प्रदेश का कृषि दर घट गया? क्या ये सच बात नहीं है? क्या ये सच बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या 42.9, यानी कि सपने उन्होंने भी बेचे, सपने आपने भी बेचे, तो फर्क क्या है फिर? अगर सपनों को बेच करके ही सियासत करनी है तो फिर फर्क क्या है पांडे जी और कटियार साहब? और हर किसान को 2000 रुपया सम्मान निधि मिल रही है। इसके पहले किसी ने इस किसानों के हित की बात की चिंता नहीं की। आज जो एमएसपी है, जो किसानों का मूल प्राइस है, जो जिस तरह से खाद्यान्न का परचेज हो रहा है, जिस तरह सरकार खाद्यान्न ले रही है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश का किसान खुश है। सुची जी, बीजेपी विधायक कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में किसान खुश हैं और आपका पंजाब का किसान दिल्ली तक दस्तक दे रहा है। किसानों की आत्महत्याएं बेरोजगारों से भी ज्यादा हैं, अगर आप आंकड़ा उठा के देखें। और जो नकली सपने और झूठे वायदे इन्होंने बेचे हैं, जो एग्रीकल्चरल सेंसेक्स है उसके हिसाब से जो सम्मान निधि के हकदार है और जो इन्होंने डाला है उसके हिसाब से इन्होंने कहा कर्जा माफ करेंगे, उसमें टर्म एंड कंडीशन नहीं था। और जैसे ही आए बताया लघु किसान तो सीमांत किसान तो 2 हेक्टेयर तो आधा हेक्टेयर। अच्छा सुची जी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ आखिरी कमेंट, क्या इसी तरह के बयानों के साथ आप उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई सियासत या मध्य प्रदेश में अपनी खोई हुई सत्ता वापस पा पाएंगी? यकीनन देश में वापसी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस झूठ नहीं कहती। हमने जो कहा है हमने किया है और हमने देश को मजबूत मनोज पांडे जी, मनोज पांडे जी, आखिरी कमेंट, क्या इसी तरह से सियासत 2022 तक जाएगी? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अब इस पूरे बयान बहादुरों के इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि इन्हें ना तो पार्टी की फिक्र है और ना पार्टी के संगठन और नेतृत्व की। लेकिन हां, इन बयान बहादुरों के बयानों को जिस तरह से पार्टियां डिफेंड कर रही हैं, इतना तो तय है कि शायद उन्हें जनता की उतनी फिक्र नहीं है। लेकिन जनता समय आने पर हर किसी को उसके नतीजे जरूर बता देती है। तो आज की बहस के लिए बस इतना ही। नमस्कार।